नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो यही है कि जनाब तिजारत और सनत के शोबे को फ़रोग़ तब मिलेगा जब मुल्क में सरमायाकारी होगी। भरपूर अंदाज में सरमायाकारी के बहुत सारे ज़राए हैं। ज़ाहिर बात है कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन नया सरमाया वो लोग जो दूसरे ममालिक में रहते हैं या हमारे अपने मुल्क में रहते हैं और किसी नए जिदत पसंदाना, इसे आप कह सकते हैं इनोवेटिव आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आकर सरमाया कैसे लगाएंगे पाकिस्तान में। और बिलखुसूस सनतें भी हमारी बड़ी महदूद हैं। हम ज़्यादातर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन बात यह है कि दुनिया के अंदर तो हर चीज़ अनकन्वेंशनल हो रही है। यानी पहले जो लीनियर थिंकिंग थी अब वो जा चुकी है, अब नई जदीद सोच आ चुकी है। रोज़ नए नए ख्यालात और नई नई सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर तिजारत और सनत के मंसूबे लगाए जाते हैं। बिलफ़र्ज़ हमारी जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं। आईटी का बड़ा वसी शोबा है, इसमें सरमाया लग सकता है। तालीम का बहुत बड़ा शोबा है, इसमें सरमाया लग सकता है। इसके अलावा शेयर्ड इकॉनमी आ चुकी है, जिसके अंदर आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। शेयर्ड राइड सर्विसेज हैं, यानी आप देखते होंगे कि अब टैक्सी तो तकरीबन नापैदी हो गई पाकिस्तान के अंदर। लोग टेलीफोन के ज़रिए मंगवा लेते हैं अपने लिए गाड़ी भी, तो गाड़ी आ जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर और शोबे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और इसके अलावा मारूफ तज्जियाकार हैं माशी और इक्तिसादी मामलात के बारे में। बताऊँ सर आपको शो में एहसन मेहनती साहब, मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर हमने सरमाया मुहैया करना है तिजारत और सनत के शोबे को, तो उसको चैनलाइज करने का एक तरीका तो स्टॉक एक्सचेंज का है, कैपिटल मार्केट्स का है। थोड़ा सा पेचीदा तरीका, हमारे यहाँ इतना अभी इसको सहल नहीं बनाया। एक और तरीका जो है मुतबादिल सरमायाकारी का भी है। कुछ लोग बराह रास्त सरमायाकारी कर लेते हैं और कुछ लोग जो है मिल के कर लेते हैं। क्राउड फंडिंग भी हो रही है आजकल दीगर ममालिक के अंदर। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें मुफस्सिल तौर पर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो जदीद शोबे हैं और इसके अलावा अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसमें सरमायाकारी के क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इनके मुतालिक हमें बताएं। कैपिटल मार्केट की सिग्निफिकेंस भी बताएं। देखिए, आई थिंक कि जो पाकिस्तान के मौके हैं, जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान में FDI की मद में आ रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट की मद में आ रहे हैं। आई थिंक कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ इस वक्त इन्वेस्टमेंट के मौजूद हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है। आई थिंक कि जो एवेन्यूज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के मौजूद हैं इन्वेस्टर्स के पास। बट इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमने देखना है कि इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिटर्न जो है किस जो है वो जरिए से मिल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिटर्न है उसके लिए काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर रिटर्न्स बहुत जो है डबल डिजिट में रिटर्न मिल रहे हैं, जिसमें कैपिटल मार्केट्स भी हैं और जाहिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी, और थर्ड जो है जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड है उस पर भी 7-8% जो है सरमायाकारी का रिटर्न मिल रहा है। बट इस वक्त जो हमारे लिए मुश्किलात हैं वो ये है कि ये रिटर्न के बावजूद लोग पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे, उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। आई बिलीव कि कुछ हमें सक्सेस हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट अगर हम देखें तो उसमें हमें $1 बिलियन के करीब जो है वो पैसा मिलने को है। ये डेटा रिसीव होगा और आई बिलीव कि ये जो स्पेशली हमें अपेरेंटली जो सक्सेस हो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एक्टिविटी है, जिसको हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो आई थिंक कि हमें कुछ हद तक जो है वो सक्सेस जो है वो नजर आ भी रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर इधर आ रहे हैं और एवेन्यूज भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने एक दौर में वेंचर कैपिटलिज्म को भी बड़ा फ़रोग़ दिया। आपको याद होगा एक दौर के अंदर कैपिटल मार्केट की जो लीडरशिप थी, यानी जो मुनफरिद या इनफरादी कंपनियां थीं, उन्होंने फर्दन वेंचर कैपिटल को फैसिलिटेट करने के लिए भी काम किया। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ नौजवान बेचारा बेरोज़गार घूमता, हुकूमत के लोन ही ढूंढता रहता है, उसके पास कोई अच्छे ख्यालात हों तो वो सरमाया कैसे हासिल करे। एहसन मेहनती साहब, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। देखिए, आई थिंक कि लोन लेने के जो है काफी ज्यादा मौके स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो कॉमन सिटीजन्स के लिए काफी ऐसी स्कीम्स हैं। विमेन अगर देखा जाए तो उनके लिए भी स्कीम्स हैं जो विदाउट प्लेज भी जो है स्कीम्स मौजूद हैं कि वो लोन ले सके। फिर जो टर्फ का प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, जिसके अंदर काफी ज्यादा एप्लीकेशन जो है मोर देन 100,000 एप्लीकेशन आई, जिसके अंदर जो है वो
सस्ते रेट पर जो है वो जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है उसके मौके जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए था कि भाई वो या एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो इंडिकेट करती है कि बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स तो बड़े लेवल पे प्रोवाइड करता है, बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं, वहां पर पैसा लेती हैं। तो आई थिंक कि वो भी एक एवेन्यू है कि जहां पर उनको जो है वो कुछ शराइत के साथ जो है स्टॉक मार्केट से भी जो है फाइनेंसिंग मिल जाती है। अच्छा एहसन मेहनती साहब, एक चीज़ ने मुझे काफ़ी तंग करा हुआ है, वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इवन के कन्वेंशनल शोबा टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लीडिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट्स जो हैं उन्होंने ख़ुद को लिस्ट नहीं कराया हुआ सर, चाहे टेक्सटाइल का शोबा हो। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं प्राइवेटली हेल्ड हैं। फूड एंड एलाइड के अंदर हम चंद कंपनियां तो देखते हैं, लेकिन कुछ स्पाइस की कंपनियां ऐसी भी हैं, मसालों की कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद को लिस्ट नहीं करा रहे। आखिर रुकावट क्या है, ये मुझे बताएं। लेकिन लिस्टिंग हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी 560 कंपनीज जो हैं इस वक्त लिस्टेड हैं, और फिर जाहिर है वो बहुत सारी इसमें ऐसी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड कंपनीज के अंदर डिफॉल्टर काउंटर के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं। आई थिंक कि इसका जो मेजर रीजन है कि जो पूरी दुनिया के अंदर लिस्टिंग नहीं हो रही है और पाकिस्तान में भी लिस्टिंग नहीं हो रही है, रेगुलेशन है, ओवर रेगुलेशन। हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनको मुतबादिल तरीके से जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए या रेगुलर रिपोर्टिंग जो है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी हैं। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं वो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनीज की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। उसके लिए जाहिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो तमाम शेयर होल्डर्स को उसकी इंफॉर्मेशन बतानी है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो जाहिर है उसकी इंफॉर्मेशन रेगुलेटर्स को बतानी है। तो आई थिंक कि रेगुलेटर्स अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज खुद एक रेगुलेटर है, फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक रेगुलेटर है, और बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं ऐसे जिसके अंदर जिनका जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को भी रेगुलेट स्टेट बैंक करता है। तो आई थिंक कि रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है जो ओनर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बिजनेस पे ज्यादा तवज्जो दें, ना कि ये कि रेगुलेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। बड़ी अहम बात आपने की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मईशत के मुतालिक भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एहसन मेहनती साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले उनके साथ हमने थोड़ी स्टॉक मार्केट की भी मुख्तसरन बात कर ली और सरमायाकारी के मुतालिक भी बात कर ली। अब थोड़ी मईशत के बारे में पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। एहसन मेहनती साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि बाज़गश्त में रहा कि पिछला साल मईशत के लिए बेहतर रहेगा। आपके साथ तो खैर बारहा प्रोग्राम करते आ रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया इस मौजू पर, लेकिन अब मईशत कैसी लग रही है? आगे आने वाले दिनों के अंदर आप खुल के बात कीजिएगा, चैलेंजेस भी बता दीजिएगा और जो अच्छे काम हो रहे हों उनको भी जरूर बताइएगा। जी देखिए, पहले तो मुस्बत बात कर लेते हैं कि रुपया जो है उसको हमने स्टेबल कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो है रुपया जो वीकन हो रहा था और फिर जाहिर हमने देखा कि 170 अगेंस्ट द डॉलर चला गया था। आई बिलीव कि इसको हमने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्टेबल किया है। और आई थिंक कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है यूएई से, जो हमारा $2 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, कल पेमेंट करनी थी, आई बिलीव उसको भी एक्सटेंड कर दिया, रोल ओवर कर दिया गया है। $2 बिलियन की जो रीपेमेंट थी, आई बिलीव ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसमें कैपिटल मार्केट ने काफी चीयर अप किया है। रिसेंट जो सिक्योरिटी अनरेस्ट था वो जाहिर है वो हमने देखा है कि उसके अंदर काफी कमी देखी गई। ये प्रोटेस्ट अब नहीं हो रहे जो रिलीजियस प्रोटेस्ट हो रहे थे। आई बिलीव इसकी डेवलपिंग सिचुएशन है, बट आई थिंक कैपिटल मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव ले रही है, जो हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा जो है वो मुस्बत जो है वो किया है। लेकिन इस वक्त जो हमें चैलेंजेस मौजूद है, नए फाइनेंस मिनिस्टर जो आ गए हैं और जाहिर है उनके लिए सबसे बड़ा इशू है सर्कुलर डेट इशू, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ रही है कि हम बेहतर तरीके से जो है ना हम कमोडिटी प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, और ना फिर हम IMF की कंडीशन जो है जिसमें टैरिफ इंक्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, उनको हमने रेशनलाइज करना है ताकि हम सर्कुलर डेट जो है उसको जो है उसको कम कर सकें, उसको बढ़ने से रोक सकें। आई बिलीव इसकी स्ट्रेटेजीज जो है वो आने वाले वक्तों में हमें नजर आएंगी। बट जाहिर है जब तक ये
इशू जो है सॉल्व नहीं होता सर्कुलर डेट का, तब तक हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो बढ़ती रहेंगी। अगर इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ती हैं और जाहिर है पावर प्राइसेस जो बढ़ती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वो एक्सपोर्ट को भी इम्पैक्ट करती हैं और जाहिर है वो इम्पैक्ट करती हैं आगे जाके इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट को भी, जो कि टफ हो सकता है। इस वक्त तो हमने पॉलिसी रेट को 7% पे रखा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हमें नजर आते हैं। फॉरेन लोन्स भी बढ़ रहे हैं और फिर जाहिर है इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो रिजॉल्व हमें नजर नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में। इस वक्त कोविड क्राइसिस, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट और उसका प्रेशर की बात की, तो इसके माने ये है कि आगे जाके फिर आपकी बात को, अगर आपकी बात से अखज़ करूं, तो इंटरेस्ट रेट भी फिर बढ़ सकते हैं दोबारा से, जैसे पहले ऊंचे थे फिर दोबारा ऊंचे हो जाएंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए, लास्ट इन्फ्लेशन 9.1% का अगर आता है और फिर जो हमने देखा कि जो आने वाला इन्फ्लेशन है उसको भी हमने देखना है कि जो आपके रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं 2% से ज्यादा। तो अगर वो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है 2%, तो ये जो है वो बात मुनासिब नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। आई थिंक कि इसको रिजॉल्व करने के लिए आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा स्टेट बैंक की तरफ कि वो पॉलिसी रेट को बढ़ाए। अगर वो पॉलिसी रेट को बढ़ाते हैं तो जाहिर है वो हमारे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है और हमारा जो ग्रोथ रेट 1.5% इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और जाहिर है स्टेट बैंक इस वक्त जो है वो ग्रोथ रेट 3% कर रहा है। तो आई थिंक अगर उसको देखा जाए तो ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट आ सकता है अपेरेंटली जो है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेते हैं और जाहिर है किसी भी तरीके से इसको मुमकिन तौर पे 7% से कम इन्फ्लेशन को लेकर आते हैं, जो कि तज्जियात नहीं बताते, प्रोजेक्शन नहीं है, तो उस सूरत के अंदर पॉलिसी रेट जो है मुस्तकम रह सकता है। अच्छा, थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट यानी आपकी पसंदीदा मार्केट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोग अमूमन पूछते रहते हैं सब पाकिस्तान के अंदर कमोडिटी मार्केट कितनी ज़्यादा मकबूल हो गई, तो अभी भी कारोबार का हजम जो है वो काफ़ी बड़ा है जैसे पहले था, या उसमें कोई कमी आई है? देखिए, कारोबार जो है वो जाहिर है हमने देखा है कि वो बढ़ता है वक्त के साथ। हमने देखा है कि जो ऑयल प्राइसेस हम देखें तो वो लास्ट ईयर जो है इन्हीं माह के अंदर या इन्हीं डेट्स के अंदर $20 के करीब थी, वो अब इस वक्त $62 के करीब जो है वो चल रही है। तो इंडिकेट ये किया जा रहा है कि एक साल के अंदर 300% जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। तो अब अगर ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पाकिस्तान के लिए देखें तो जाहिर है हमारा जो बिल है, जो ऑयल का बिल है, और जाहिर है हमारी इंपोर्ट तकरीबन $9 बिलियन की होती थी एक वक्त के अंदर, तो अगर $9 बिलियन जो है वो बिल हमारा $4 बिलियन पे चला गया था, तो वो 4 बिलियन अब दोबारा $12 बिलियन की तरफ जाएगा। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, वहां पर हमने ये देखना है कि ऑयल प्राइसेस का जो बढ़ना है वो जाहिर है वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी इम्पैक्ट करता है। बट जाहिर है उन इन्वेस्टर्स जिन्होंने पोजीशंस $20 पे ली थी इस ऑयल के अंदर, आज वो ऑयल जो है 3 टाइम्स जो है वो बढ़ चुका है। तो आई थिंक कि जो मुल्क के लिए जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है कि जहां पर ऑयल की खपत बढ़ रही है, ऑयल सेल बढ़ रही है, सिंगल डिजिट में बढ़ रही है, बट बढ़ रही है, और फिर उसके साथ जो है हमारे जो बिल्स हैं वो हमें पे करने हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें नजर आएंगे कि वो काफी डिफिकल्ट होगा कि उसको हम जो है वो उनकी पेमेंट कर सकें। पाकिस्तान में कमोडिटीज़ के बिजनेस को फ़रोग़ देने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है और कितनी गहराई देने की ज़रूरत है, यानी विड्थ और डेप्थ देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे पास मौजूद जितने आइटम्स हैं हम उसको रखें उसमें। आप पता होगा इसेंशियल अशिया है, बाहर के ममालिक के अंदर तो मैं देखता हूँ कि बफलो भी जो है वो भी बिक रही है कमोडिटी एक्सचेंज पर, और मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब वहाँ पर खालें भी बिक रही हैं, कॉफ़ी भी बिक रही है, मुख्तलिफ धातें बिक रही हैं, ठोस धातें बिक रही हैं, माया धात बिक रही है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। हमारे यहाँ नहीं हो रहा, क्यों? ऐसा क्यों है? लिमिटेड है हमारे पास ऑफरिंग। देखिए, हमारे यहाँ इस वजह से ये ट्रेड नहीं होते हैं, और ये फिजिकल जो हम कमोडिटीज कहते हैं उसका ट्रेड इस वजह से नहीं होता क्योंकि बेशतर लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फिर उसके बाद एक्सचेंज की अपनी जो है वो फीस होती है। ये सारे मामलात को एक्सचेंज की तरफ ले जाने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए या उसकी चेकिंग करने के लिए जो है जो कॉस्ट दरकार होती है, वो कॉस्ट देने के लिए जो है वो कोई फार्मर तैयार नहीं है। तो आई थिंक कि जो एनवायरनमेंट है हमारा
वो इसी तरीके का एनवायरनमेंट है जिसमें क्वालिटी जो है वो क्लियरेंस की जो है वो कॉस्ट नहीं होती है नॉर्मल सेल के अंदर भी। तो आई बिलीव के जो हम इस वक्त एक्सचेंज की तरफ लेकर आते हैं चीजों को, तो वहां पर अगर इन्हीं चीजों को सेल किया जाता है तो क्वालिटी चेक की कॉस्ट है और वो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो जो है वो एक फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि एक फार्मर की जो इनकम भी है वो डिक्लेयर्ड नहीं है और जाहिर है वो इनकम टैक्स फाइलर नहीं है। तो आई थिंक ये इतना अनडॉक्यूमेंटेड एनवायरनमेंट है ये लैंडलॉर्ड का और फिर फार्मर का और आरती का जो सिस्टम है यहाँ पर, उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो हाइड एंड सीक सिचुएशन है कि जहाँ पर ना ये फार्मर चाहता है कि वो चीज डॉक्यूमेंट उसको जो पैसे मिले वो पता लगे, ना आरती चाहता है कि उसको उसका जो मार्जिन है उस पर वो कोई टैक्स दे, और ना ये लैंडलॉर्ड चाहता है कि उसकी सेल जो है वो पता लगे पब्लिक को। तो आई थिंक कि ये या फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो आई थिंक ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको स्लो एंड स्टेडीली जो है वो हमने प्रमोट करना है ताकि फार्मर्स की जो सेल है जो वो बेशतर चाहे वो वीट ग्रो करता है या राइस ग्रो करता है या फिर वो चिली ग्रो करता है या डिफरेंट जो फ्रूट्स ग्रो करता है, आई बिलीव वो सारे एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है उन सारी चीजों के अंदर एक डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन के साथ जो है एक इंट्रोडक्शन या एक डिस्कशन चाहिए फार्मर के लिए कि ऐसी सनत को अगर हम एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर उनका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक जब हम वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू आगे लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे इसको किसी तरफ कंक्लूजन की तरफ भी लेकर जाएं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी बराह रास्त सरमायाकारी के बारे में भी बात कर लें। FDI के बारे में बात की है, बहुत अरसा हो गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पोर्टफोलियो यानी स्टॉक एक्सचेंज में आती है उसके बारे में तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन एहसन मेहनती साहब की गहरी नज़र है तो उसके बारे में इनसे बात करते हैं। एहसन मेहनती साहब, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक नंबर देते हैं। पहले वो $70 अरब अपने लिए खुद साख्ता एक टारगेट बनाया था। ये तो खैर छोड़ ही देते हैं कि हमने कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वाइट की, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा। लेकिन इस हुकूमत में आने के बाद शायद ईयर ऑन ईयर शायद थोड़ी सी बेहतर हुई हो, ऐसा मैंने सुना या देखा। अब बहुत सारे माहिरीन ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टारगेट $100 बिलियन से ज़ायद का है ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसके मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो सके। आपके ख्याल से अगर इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक तो आपने रेगुलेशन का पहले भी जिक्र किया, एक तो मेरे ख्याल से ओवर रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर इतना पैसा आना मुश्किल है, और इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए ताकि ये पैसा पाकिस्तान में आए। बहुत सारे लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब भी वर्क कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, क्या हुकूमत को इकदाम लेने चाहिए? देखें, FDI का प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि वो 40% जो है वो हमने देखा है कि इस 9 माह के अंदर जो है वो गिर गई, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है वो खुद इतना कन्वीनियंट नहीं है इस पेंडेमिक को लेके कि FDIs के अंदर हम एक्सपेक्ट करें कि जो आवक है फॉरेनर्स पाकिस्तान का रुख करें। आई थिंक कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। पाकिस्तान खुद एक रेड लिस्ट के अंदर है जहां पर वो फॉरेनर्स पाकिस्तान में आएंगे तो जाहिर है वो FDIs लेकर आएंगे। ये कोई स्टॉक मार्केट की या कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हम साकरा के थ्रू लेकर आ जाएं या रोशन के थ्रू लेकर स्टॉक मार्केट में बाइंग कर लें। आप कह रहे हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से जो आए वो सीपेक की मत की तरफ जो है वो लोग दे सकते हैं। जो हमने देखा $650 मिलियन से जायद जो है वो हमारे FDI का नंबर जो है वो नजर आया जो चाइना की तरफ से आया था। तो आई थिंक कि जो सीपेक का जो डायरेक्शन है जिसमें हमने रशियन काउंटर पार्ट को भी जो है पाकिस्तान आते हुए देखा, या फिर ऐसी लाइंस हो जहां पर हम ईरान पाकिस्तान में जो डेवलपिंग सिचुएशन है सीपेक को लेके वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए तो वो बेहतर है। आई बिलीव कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो दोबारा से एक्टिव हो जाएं और तेजी से एक्टिव हो जाएं तो वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। बट जो सीपेक को हट के इन्वेस्टमेंट है तो वो तो वहां पे हमें काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं गिवन जो ग्लोबल एपिडेमिक चल रहा है उसको भी देखते हुए, और फिर साथ में हमें कंपटीशन भी मिला हुआ है। चाइना, बांग्लादेश ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर, या फिर इंडिया है जहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट इस वक्त सिचुएशन तो ये है कि इंडिया भी रेड लिस्ट में है, पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, बांग्लादेश ने एयरपोर्ट बंद किए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर FDIs का एक्सपेक्ट करना कोई फ्रेश ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, आई थिंक कि जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हाई है हमारी। आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हैं। मैं आपके साथ रफली तो आई वुड बी वेरी फ्रैंक मैं आपके साथ अग्री करता हूँ,
लेकिन लोग हमारे यहाँ क्योंकि दे आर बिल्डिंग कासल्स इन द स्काई, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ा देते। साथ में ये है कि आप बड़े संजीदा अंदाज के अंदर बड़ी गहरी बात कर जाते हैं। इसी गुफ्तगू के अंदर आपने सीपेक के मंसूबों का जिक्र भी कर दिया और मैं कहूँगा किस सादा अंदाज के अंदर आपने बड़ी गहरी बात कर दी। सर बात यह है, आपने कहा दोबारा, और आपने कहा कि अब वो मंसूबे अगर दोबारा से, मतलब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ सर, इसमें 63 अरब डॉलर के मंसूबे इन्होंने बताए थे, किसी ने 64 अरब डॉलर बोले थे, और फिर उसमें से बोला था कि 46 अरब डॉलर जो है 46 बिलियन डॉलर्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मंसूबा है ही है। तो सर इसमें तो पावर कॉरिडोर बन रहा था, ये इट वाज एन एनर्जी कॉरिडोर। आई डू नॉट सी दैट क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके लिए क्या करना चाहिए, या वो पैसा आ चुका है हमें पता नहीं लगा? क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें होती है हमें पता नहीं लगता। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो बजटेड वैल्यू थी वो 100 बिलियन से ज्यादा थी, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर के सीपेक के तमाम जो डायरेक्शन हमें मिला था, और आई थिंक उसका 1/5 जो है वो इन्वेस्ट भी हुआ पाकिस्तान में। फिर जाहिर है उसमें कॉम्पोजिशन है, डेट का भी है, इक्विटी का भी है, बट 1/5 ऑफ व्हाट was to be planned, what was actually planned, वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसका जो 4/5 है वो बाकी है। अच्छा, वो 4/5 के अंदर डेट एलिमेंट भी है, इक्विटी एलिमेंट भी है, और फिर जाहिर है साथ में हम देख रहे हैं कि हम एक 6.6 बिलियन डॉलर के IMF प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद हैं, जो इस वक्त हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो IMF जो है उसकी गाइडलाइंस को देखते हुए हम जो है सीपेक प्रोजेक्ट्स को अगर वो कैरी करते हैं तो जिस लेवल का डेट हमने लेना है या जिस लेवल की एक्टिविटी हमने लेनी है वो हमारी जो इकोनॉमी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक कि जो IMF प्रोग्राम में जिस वक्त हम आए और हमारा डिसीजन बन गया कि हम इन प्रोग्राम्स में आने हैं, उस वक्त की रफ्तार जो है सीपेक प्रोजेक्ट की उस वक्त रफ्तार कम हो गई, और आई थिंक कि हम उस वक्त का इंतजार करें जब हम इस प्रोग्राम से निकल जाएं, और फिर जाहिर है जहां पर हमारे पास सफिशिएंट सरमायाकारी या सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो कि हम इस एवेन्यू को जो है वो पूरे तरीके से जो है उसको यूटिलाइज कर सके। आई बिलीव कि इसमें जो डेट रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान को ऑलरेडी डेट 115 बिलियन डॉलर हो चुका है। करंट अकाउंट ये जो डेफिसिट था वो 20 बिलियन डॉलर की तरफ जा रहा था। आई थिंक कि उसको हमने कम करके जो है वो ऑलमोस्ट जो है 3-4 बिलियन डॉलर पे हम उसको लेकर आ जाएंगे। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी डेवलपिंग सिचुएशन थी कि जहां पर IMF प्रोग्राम के अंदर जाते हुए हमने इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम कर दिया और बिल्कुल पॉजिटिव भी कर दिया कुछ माह के अंदर। तो आई थिंक कि जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स को कैरी करना है उसमें बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है। उसमें ट्रेड डेफिसिट्स भी हैं जो हम पोटेंशियली देख सकते हैं, और हमें नजर भी आया कि ये डेफिसिट 50 बिलियन डॉलर तक भी चला गया था। तो आई थिंक कि ये हमें जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर जब हमारी पोजीशन जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी तो हमारी रफ्तार जो है सीपेक प्रोजेक्ट को अचीव करने की वो बढ़ जाएगी। इस वक्त हम उसका 1/5 कर पाए और 4/5 इज टू बी डन इन टाइम्स टू कम। एहसान मेहनती साहब, प्रोग्राम करने का इसीलिए आपके साथ मज़ा आता है क्योंकि आपके प्रोग्राम करने के बाद मौजू भी मिल जाता है। अभी मुझे एक बड़ा अहम आपने मौजू दे दिया है और आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर उस मौजू को भी हम डिस्कस करेंगे। जब आपने करंट अकाउंट डेफिसिट और उसको मेंटेन करने के बारे में भी बताया और सीपेक के मंसूबों के लिए ख़ुद को कंपेरेटिव बनाने के बारे में भी बताया, और मैं कहूँगा एक जेन्युइन ओपिनियन आपने स्टेट किया है और उसके अंदर ज़ाहिर बात है आपने फैक्ट्स का सहारा लिया है और मेरे ख्याल से फैक्चुअल पोजीशन आपने हमारे सामने रखी ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि सीपेक के मंसूबे पे काम तो हुआ है लेकिन कितना काम अभी बाकी है, और अगर काम रुका या काम के अंदर थोड़ी सी ताख़ीर आई तो उसकी भी बड़ी लॉजिकल और बैलेंस्ड रीजनिंग आपने बताई। आपका बहुत शुक्रिया एहसान मेहनती साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, हमारे पास 2-3 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई हैं मेरे ख्याल से। उसमें जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं, बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी की बात करते हैं, तो इसमें फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होती। तो अभी आज मुझे काफ़ी उसके बारे में मैटर पता लगा है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है अगर हम ऐसे मंसूबों के अंदर लग जाएं जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मुतासिर हो, तो फिर हमें उसको थोड़े वक्त के लिए ज़रा कोशिश करनी होती है कि उसमें ताख़ीर तो ना आए लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाए ताकि मैनेजेबल मामलात हो जाए। खैर, आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर भी बात करेंगे और दीगर मौजूआत पर भी बात करेंगे। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।